नमस्कार। प्रदेश के सबसे बड़ा मुद्दा, सबसे बड़ी बहस और सबसे बड़े सवाल लेकर हाजिर हूं। मैं हूं सौरभ त्रिपाठी। जिन डॉक्टर्स को हम भगवान मानते हैं, अगर वही डॉक्टर हैवान बन जाए तो फिर समाज में क्या संदेश जाएगा? कौन भरोसा करेगा उन डॉक्टर्स पर जिनको हिंदुस्तान में पूजा जाता है? जब किसी बच्चे की तबीयत खराब होती है तो बच्चे की मां को भगवान से ज्यादा उस डॉक्टर पर भरोसा होता है जो उसके बच्चे का इलाज करता है। विश्वास होता है कि डॉक्टर उसके बच्चे को बचा लेगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो जिंदगी के बजाय मौत बांट रहे हैं, जो समाज को कलंकित करने का काम कर रहे हैं, जो मासूम बच्चों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। दरअसल कानपुर का सरकारी अस्पताल एक बार फिर से कलंकित हुआ है। डॉक्टर्स की लापरवाही की वजह से 14 साल के मासूम बच्चे की जिंदगी दांव पर है। मां बाप के जिगर का टुकड़ा अस्पताल की बेड पर जिंदगी और मौत का जंग लड़ रहा है। दूसरी ओर परिजनों में गुस्सा और उदासी है। परिवार भगवान से भी दुआ कर रहे हैं कि उन डॉक्टर से भी मिन्नतें कर रहे हैं कि पैसा दौलत सब ले लो, बस उनके बच्चे की जिंदगी बचा लो। लेकिन साहब, कोई भी इन परिजनों की सुनने को तैयार नहीं है। दरअसल आपको बता दें कि कानपुर के सरकारी अस्पताल में 14 बच्चों को संक्रमित खून चढ़ा दिया गया और जिससे कि बच्चे HIV की चपेट में आ गए। ये मासूम अब एड्स और हेपेटाइटिस जैसी खतरनाक बीमारी की चपेट में आ चुके हैं, यानी कि बच्चे को कुछ भी हो सकता है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी लापरवाही जिम्मेदार कौन? कौन है वो डॉक्टर जो आंख बंद करके काम कर रहे थे? कौन है जो अस्पताल में मौत का खेल खेल रहा है? आज इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड उन डॉक्टर से सवाल पूछेगा कि आखिर इतनी बड़ी लापरवाही का जिम्मेदार कौन? कौन है वो जिसकी वजह से आज ये मासूम जिंदगी के लिए जंग लड़ रहे हैं? आखिर कब होगी ऐसे लापरवाह डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई? दरअसल कानपुर के मेडिकल कॉलेज में सामने आए इस मामले में इन बच्चों को खून चढ़ाने से पहले उसका टेस्ट नहीं किया गया था। वहीं मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने इन आरोपों को खारिज कर दिया है। इस पूरे मामले को लेकर नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन नाको की टीम के सदस्य जांच करेंगे। चर्चा की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल संजय काला और ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी की रिपोर्ट देखिए। मैं आपको बता दूं कि हमारे यहाँ जो थैलेसीमिया डे केयर सेंटर संचालित है, 8 से 10 साल उसको हो गए हैं और इन थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों को प्रत्येक 3 से 4 सप्ताह में ब्लड ट्रांसफ्यूजन की आवश्यकता होती है। तो मान के चलिए कि साल में इनको 16 से लेकर 24 बार तक खून चढ़ाना पड़ सकता है। तो जब भी आप खून चढ़ाते हैं तो खून के साथ हमेशा ये रिस्क रहता है कि इससे एसोसिएटेड जो इन्फेक्शंस होते हैं लाइक हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, मलेरिया, साइटोमेगेलोवायरस, ये सब का खतरा रहता है। तो जो हमारे यहाँ जो पेशेंट का जो क्यूमुलेटिव डेटा है 8 से 10 साल में, इन बच्चों में से 2 बच्चे, क्योंकि हम लोग इनका रूटीन स्क्रीनिंग कराते हैं हर 3 से 6 माह में, जिससे कि हमको ये पता चल जाए समय रहते कि इसमें कोई हेपेटाइटिस बी या HIV या इस तरह का पॉजिटिव तो नहीं हुआ है, जिससे कि उनको समय रहते पूरा ट्रीटमेंट उन बच्चों को दे दिया जाए। बचाव के लिए जैसे आपको पता होगा हमारे यहाँ जो ब्लड बैंक है वो वन ऑफ द बेस्ट सेंटर है यूपी के अंदर, जिसमें कि नेट से हम लोग टेस्ट कर रहे हैं। HIV के लिए भी न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट हम लोग कर रहे हैं, जिससे कि बहुत ही कम चांस रह जाते हैं कि उसके बाद भी अगर कोई पॉजिटिव निकल आए। अभी बच्चे जो होते हैं हमारे यहाँ ये अलग अलग जगह भी, क्योंकि जैसे अगर मान लीजिए ब्लड इनको खून कम हो जा रहा है तो ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या किसी प्राइवेट नर्सिंग होम में या प्राइवेट ब्लड बैंक से भी लेके भी चढ़वाते हैं, जहाँ पे अगर इनको जरूरत पड़ जाती है। टोटल क्यूमुलेटिव 10 साल का आंकड़ा है, ये नहीं है कि 6 महीने के अंदर ये सब पॉजिटिव हो गए हो, लेकिन हम लोग स्क्रीनिंग इनकी हर 3 से 6 महीने पर कराते हैं, जिससे कि टाइम से इनका पता चल जाए और हम लोग समय से इनको इलाज दे सकें। मेडिकल कॉलेज कानपुर में जो भी थैलेसीमिया के लिए आता है उसकी सबसे पहले स्क्रीनिंग की जाती है। वर्ष 2019 के बाद से अभी तक कोई भी
HIV, HbSAg और या हेपेटाइटिस बी का कोई भी थैलेसीमिया का पेशेंट संक्रमित नहीं पाया गया। इस संबंध में यह भी अवगत कराना है कि HIV का एक मरीज 2014 में पॉजिटिव पाया गया था। दूसरा मरीज कोविड काल में 2019 में पॉजिटिव पाया गया था स्क्रीनिंग के दौरान, जिनका ट्रांसमिशन अन्यत्र हुआ था। इसके अलावा 2016 में हेपेटाइटिस बी के 2 मरीज और हेपेटाइटिस सी के वर्ष 2014 में 2, 2016 में 2 और 2019 में 1 मरीज पॉजिटिव पाए गए थे, जिसमें एचआईवी की अगर हम प्रतिशत कैलकुलेट कर रहे हैं परसेंटेज, तो 1% HIV, 1% HCV एंड HCV is 2.5% एंड हेपेटाइटिस बी 1%, जो कि जो ग्लोबल परसेंटेज है अप टू 20%, उससे न्यूनतम है। अतः जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज कानपुर उक्त प्रकाशित खबर का पूर्णतः खंडन करता है। अभी तक मेडिकल कॉलेज में ट्रांसफ्यूजन से कोई भी थैलेसीमिया का मरीज संक्रमित नहीं हुआ है। जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज कानपुर गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है जी। निश्चित तौर पे ये कहावत यहाँ हैलट अस्पताल के परिसर में, वो भी बाल लोग चिकित्सालय जो है, इसके बाहर हम इसलिए कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं कल जो दिन था कल का, उसमें जिस तरीके से थैलेसीमिया जैसी बीमारी से संक्रमित बच्चों को 14 बच्चों को जो ब्लड चढ़ाया गया, उसमें 2 बच्चों को HIV पॉजिटिव पाया गया। इसके अलावा हम बात करें तो इसके अलावा जो हेपेटाइटिस बी और सी, उस बीमारी से भी वो बच्चे ग्रसित मिले। हालांकि जो जिला हेलट प्रशासन है, जो हेलट के प्रिंसिपल हैं, उनका साफ तौर पे कहना है कि ये 10 साल का आंकड़ा है, लेकिन कहीं ना कहीं इस 10 साल के आंकड़े को यहाँ पे बताया गया है। और 10 साल के आंकड़े के साथ साथ जो डॉक्टर अनुराग आर्या थे, जिन्होंने इस पूरे मामले का खुलासा किया था, और जो हेलट प्रशासन है, जो लाला लाजपत राय चिकित्सालय है, जिसको उत्तर प्रदेश सरकार गवर्न करती है, उसकी देखरेख करती है, उसके बाद जो प्रिंसिपल हैं डॉक्टर संजय काला, उनको सामने आना पड़ा। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ तौर पे उन्होंने कहा कि ये 10 साल का आंकड़ा है, ये बच्चे प्रदेश के अन्य जनपदों से आते थे और अपना इलाज कराते थे, अपना इलाज कराने के बाद यहाँ से चले जाते हैं। फिलहाल अब देखने वाली बात ये होगी कि ये जो जांच टीम आई है, इस जांच टीम में क्या निकलकर सामने आता है, क्योंकि बड़ी बात है 2 बच्चे HIV पॉजिटिव है, इसके अलावा और 12 बच्चे और संक्रमित बीमारियों से ग्रसित हैं। फिलहाल अब पूरे मामले की जांच शुरू हो चुकी है। अब देखना ये है इस जांच जांच तो होगी, लेकिन सवाल यह खड़ा होता है कि उन बच्चों का क्या होगा जो HIV पॉजिटिव हो गए हैं। जांच तो किया जाएगा, बहुत सारी गोल बातें भी आपको सुनने को मिलेंगी, लेकिन सवाल यह खड़ा होता है कि उन बच्चों का क्या होगा। चलिए हमारे साथ में गेस्ट जुड़ गए, सबसे पहले परिचय करवाते हैं, फिर इसके बाद चर्चा की शुरुआत। के विश्वदेव राय वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ है, बहुत बहुत स्वागत है। निकिता सरीन मेरी सहयोगी लखनऊ से जुड़ रहे हैं, राहुल वाजपेयी कानपुर से जुड़ रहे हैं, और डॉक्टर अरविंद गांधी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वेदांता अस्पताल के आप डॉक्टर हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत राहुल वाजपेयी मैं आपसे करना चाहता हूं, पूरा मामला क्या है बताएं, फिर इसके बाद चर्चा की शुरुआत। जी देखिए, कानपुर के लाला लाजपत राय अस्पताल के जो बाल लोग विभाग, उसके जो HOD थे अनुराग आर्या, उन्होंने कहीं ना कहीं एक वीडियो से खुलासा किया कि जो थैलेसीमिया बीमारी है उससे 14 बच्चे संक्रमित हुए हैं, जिससे 2 बच्चे HIV पॉजिटिव आए हैं। इसके अलावा जो और 12 बच्चे हैं, उनकी अगर हम बात करें तो हेपेटाइटिस बी और सी के मरीज हो गए हैं, जिसका खुलासा होने के बाद कहीं ना कहीं जो हैलट अस्पताल है, जो लाला लाजपत राय अस्पताल है, उसका जो मेडिकल कॉलेज का जो प्रशासन है, वो बैकफुट में आया, और कुछ जो प्रिंसिपल हैं जो संजय काला हैं, उनको सामने आना पड़ा। और सामने आके उन्होंने कहा ये 10 साल का आंकड़ा है, और 10 साल के आंकड़े के साथ साथ कहीं ना कहीं जो सबसे बड़े सवाल वो ये है कि
आखिर ब्लड बैंक कौन से थे? क्या खुद सरकारी ब्लड बैंक से ये ब्लड बच्चों को चढ़ाया गया, या ये बच्चे जिनका इलाज हो रहे थे वो ब्लड बैंक बाहर के ब्लड बैंकों से ये ब्लड चढ़वा रहे थे? क्योंकि थैलेसीमिया की बीमारी में जिस प्रकार से अभी आपने बात सुनी होगी डॉक्टर संजय काला की, वो कह रहे थे कि इसमें 11 से 12 बार ब्लड चढ़ाया जाता है, तो ये ब्लड जो संक्रमित ब्लड था वो इन बच्चों तक कैसे पहुंचा, ये बड़ा सवाल है जी। बिल्कुल निकिता, इस तरीके के जो मामले आते हैं तो क्या अगर प्रशासनिक अगर बात किया जाए क्या कुछ हथकंडे अपनाए जाते हैं? पहले इसको बताएं, फिर इसके बाद अपने मेहमानों के पास चलते हैं। सबसे पहले तो आपको ये बताना चाहूंगी कि ये जो केस है इसको जिस तरीके से गोल गोल घुमाया जा रहा है, इसमें खासकर दावा ये किया जा रहा है कि जो मेडिकल कॉलेज कानपुर है उनके जो प्रचार है, जो डॉक्टर संजय काला, उन्होंने ये दावा किया है कि 2019 की अगर बात की जाए उसके बाद से यहाँ पर जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन से थैलेसीमिया के किसी मरीज को कोई संक्रमण नहीं हुआ है। और दूसरी बात ये कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में काला ने ये भी कहा है कि बाल रोग विभाग अस्पताल के जो हेड हैं डॉक्टर अरुण कुमार आर्य, उनका बयान पूरी तरीके से त्रुटिपूर्ण है, यानी कि इसमें काफी मिस्टेक्स है, और इस बयान का जो पूरी तरीके से खंडन भी किया है। और कुछ मीडिया रिपोर्ट्स का ये भी दावा है कि कहीं बाहर से जो ब्लड चढ़ाकर आए 14 बच्चों को HIV के अलावा हेपेटाइटिस B और C का जो संक्रमण है वो भी मिला था। साथ ही डॉक्टर काला अब ये भी कह रहे हैं कि नियमों के तहत जो ये बीमारी है इनके मरीजों का सबसे पहले स्क्रीनिंग होती है। तो फिर 2014 की अगर बात की जाए या 2019 की बात की जाए, इसकी स्क्रीनिंग के दौरान HIV संक्रमित एक मरीज उनको ऑलरेडी मिला था, और इन मरीजों का ब्लड ट्रांसफ्यूजन कहीं और हुआ था। तो स्क्रीनिंग के दौरान अगर 2016 की बात की जाए तो हेपेटाइटिस B के 2 मरीज ऑलरेडी मिल चुके थे, और 14 और 16 साथ ही 19 में हेपेटाइटिस C के क्रमशः 2 और चलिए ठीक है, ठीक है। डॉक्टर अरविंदर गांधी जी हमारे साथ जुड़ी है। डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि अगर किसी भी पेशेंट को ब्लड चढ़ाया जाता है तो क्या पहले चेक किया जाता होगा कि ये ब्लड जो है वो संक्रमित है, या यूं ही चढ़ा दिया जाता है? अरविंदर जी, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए प्लीज। जी बोलिए। तो हर एक हॉस्पिटल का जब भी वो एक ब्लड बैंक चला रहे होते हैं जहाँ पे बहुत सारे ट्रांसफ्यूजन्स और ये सब चलता है, तो उनके अपने एक स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस, स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल्स होते हैं। तो उसमें सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट रहता है वो है स्क्रीनिंग। जब भी हमें पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूजन देना होता है तो देयर आर स्ट्रिक्ट जो स्क्रीनिंग प्रोसेसेस रहती हैं। तो उसमें सबसे पहले तो हम डोनर की सिलेक्शन करते हैं कि डोनर किस तरह का होना चाहिए, इज ही फिट, इज ही नॉट फिट, तो वो फिट, कोई अगर बीमारी है तो वो अनफिट हो जाते हैं। सेकंड कम्स जब हम उनका ब्लड टेस्टिंग करते हैं, तो सबसे पहले ब्लड ग्रुपिंग और RH इनकम्पैटिबिलिटी वगैरह वो देखी जाती है। एंड देन देयर इज आल्सो द डिजीज स्क्रीनिंग, द इन्फेक्शन स्क्रीनिंग, जो कि एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है जिसमें हम हेपेटाइटिस B, C, HIV और VDRL, ये एक स्टैंडर्ड डिजीजेस हैं। कुछ और डिजीजेस भी होती हैं, लेकिन इट इज नॉट वेरी मतलब इट इज नॉट पॉसिबल टू स्क्रीन ईच एंड एवरी डिजीज। दिस इज मतलब ये हमें याद रखना है कि हर एक डिजीज को पकड़ना मुश्किल होता है। तो इसलिए कुछ जो कॉमन डिजीजेस हैं जो ब्लड के थ्रू एक दूसरे से ट्रांसमिट हो सकती हैं, उनके लिए स्क्रीनिंग किया जाता है। और अभी इसमें जो लूप होल्स हैं, जैसे कि उस मेडिकल कॉलेज में बता रहे हैं कि पिछले 10 सालों में आई एम श्योर कि अगर वो थैलेसीमिया के इतने पेशेंट्स को ट्रीट कर रहे हैं तो जो उनका ट्रांसफ्यूजन का जितना भी प्रोपोर्शन या लोड होगा वो सम लैक में होगा। ये तो होगा नहीं कि उन्होंने कोई 1000 ट्रांसफ्यूजन दी या 10,000 दी, मे बी इन 10 सालों में उन्होंने कुछ लाखों ट्रांसफ्यूजन दी होंगी। और जब भी हम स्क्रीनिंग करते हैं तो कई बार वो जो वायरस या बैक्टीरिया होता है, एक विंडो पीरियड होता है, ठीक है, जो विंडो पीरियड होता है उसमें कई बार जब हम स्क्रीनिंग के लिए ब्लड भेजते हैं तो वो उसमें डिटेक्ट नहीं भी होता है जी, ठीक है। सो हमारे कोई भी स्क्रीनिंग टेस्ट बिल्कुल फुल प्रूफ हो ऐसा कहना बहुत ही मुश्किल है जी। लेकिन पूरी इसमें कोशिश किया जाता है कि हम और भी ज्यादा टेस्टिंग करके और भी ज्यादा नए तरीके करके, क्योंकि जितने आप टेस्ट करते हैं उतना ज्यादा वो आपका कॉस्ट इफेक्टिवनेस जाती रहती है।
आप एक मतलब अगर गवर्नमेंट सेक्टर चला रहे हैं तो उसमें जितना आपका ठीक उन्होंने है बोला एलाइजा और ठीक न्याय, है अरविंदर जी, करें। आपने तो तमाम टेक्निकल बातें बता दी, लेकिन मेरा कंसर्न उन बच्चों के साथ है, उन परिवार के साथ है जिनके साथ ऐसी स्थिति हुई है। डॉक्टर ने चढ़ा दिया, 2 बच्चे HIV पॉजिटिव हो गए हैं और 12 की स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। अब उन बच्चों का क्या होगा, कैसे ट्रीटमेंट किया जाएगा? मेडिकल साइंस क्या कुछ कहता है? आप लोगों का जो एक आइडियोलॉजी होगा उसी अकॉर्डिंग आप काम करते हैं, अभी रूल एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग काम करते होंगे, तो क्या अब कहता है आपका नियम? देखिए आगे तो इनका जो स्क्रीनिंग प्रोसेस रहेगा उसके अकॉर्डिंगली डिपेंड करेगा, क्योंकि हर कोई बच्चा डिफरेंट होता है, हर एक पेशेंट डिफरेंट होता है जिनको ये इन्फेक्शन लगता है। तो उसके लिए हमारे स्क्रीनिंग प्रोटोकॉल्स होते हैं, उनका इवैल्यूएशन किया जाता है कि कितना वायरल लोड है, कितना क्या ट्रीटमेंट इनके लिए ऑप्टिमल रहेगा और कोई बीमारी तो नहीं है। नहीं, तो अगर उसके जो हिसाब से डॉक्टर उनका- दोषी हुए, अगर डॉक्टर दोषी हुए तो उन पर कुछ कार्रवाई जो होती है, क्या मेडिकल में प्रावधान है ऐसे डॉक्टरों पे? बताएंगे क्या? लाइसेंस रद्द हो जाता है या कुछ और होता है? देखिए इसमें ये एक ट्रांसफ्यूजन के साथ हमेशा एक रिस्क हमेशा रहता है हाँ, कि जब हम इतनी सारी ट्रांसफ्यूजन दे रहे हैं, खास करके थैलेसीमिया के जो पेशेंट होते हैं हाँ, उनको महीने में एटलीस्ट 1 और 2 ट्रांसफ्यूजन तो जाते ही हैं। हाँ, तो जब हम उनको ट्रांसफ्यूजन दे रहे हैं तो उसमें एक रिस्क हमेशा रहता है कि ये जो हम टेस्ट कर रहे हैं ये फुल प्रूफ नहीं है। तो अगर उन्होंने 10 लाख भी ट्रांसफ्यूजन किए हैं तो उसमें से 14 बच्चे इन्फेक्टेड हैं, तो आप समझिए कि मतलब वो जो बाकी बच्चे हैं जो इन्फेक्शन नहीं हुए हैं, दैट मीन्स द स्क्रीनिंग प्रोसेसेस हो रही थी। तो ये 14 बच्चे जो चलिए, हुए हैं ठीक है। उसके लिए ऑफ कोर्स हमें आगे का स्क्रीनिंग वगैरह करके देखना होगा। तो हमारे साथ इसमें वरिष्ठ ये कह पत्रकार देना कि डॉक्टर के ने- विश्वदेव जी राव जी भी है, के विश्वदेव राव जी, आपसे ये समझना चाहते हैं, ये जो मामला आया है आपने देखा और अभी आप, इसीलिए मैं आपके पास लेट आया, आप समझ गए होंगे, तो इस पूरे मामले को लेकर आप क्या कहेंगे? कानपुर में जिस तरीके से लापरवाही हुई, मौत का इंजेक्शन जो लगाया गया। देखिए मैं डॉक्टर साहब को सुन रहा था, डॉक्टर अरविंदर जी मैम को। इसमें कुछ बातें मैं क्लियर करना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की क्या स्थिति है और केंद्र की क्या स्थिति है ब्लड डोनेशन, ब्लड रक्त पूरक होने के लिए। आयुष्मान योजना के तहत एक योजना भी है जिसमें ब्लड डोनेशन को बढ़ावा दिया जाता है, पहली बात। दूसरा, ये जो टेस्ट होते हैं, जैसे हम लोग का हम आमतौर पे जब भी हम अस्पताल जाते हैं किसी मरीज को या किसी को भर्ती करने, तो वहां पर अगर खून की जरूरत होती है तो किसी रिश्तेदार को बुलाया जाता है। डॉक्टर बोलते हैं आप किसी अपने रिश्तेदार को बुला लीजिए, 1 यूनिट ब्लड वो ब्लड बैंक में दे दे और हम ब्लड हम यहाँ चढ़वा देंगे। होता क्या है, जब हम ब्लड डोनेट करते हैं तो ब्लड जमा तो हो जाता है अस्पताल में, लेकिन वो स्क्रीनिंग के लिए नॉर्मली किसी ब्लड बैंक, जो बड़ा ब्लड बैंक होता है उसके पास जाता है। वहां स्क्रीनिंग में कैसे स्क्रीनिंग होती है ये जानिए। डॉक्टर अरविंदर जी ने बिल्कुल सही कहा कि कई तरीके के टेस्ट होते हैं जो आमूमन तौर पे अस्पतालों में टेस्ट होते हैं। वो एलिजा टेस्ट एक होता कहा जाता है और एक एंटीजन टेस्ट होता है। ये नॉर्मल टेस्टिंग होते हैं, इससे HIV और ये सब गंभीर बीमारियां नहीं पकड़ी जा सकती। अब आइए ये आगे के बातों पे। तो नैट टेस्ट जो होता है, जो लेटेस्ट टेस्ट है, जिसको केंद्र सरकार भी कह रही है कि लागू होना चाहिए हर अस्पताल में, हर ब्लड बैंक में, उसमें क्या होता है, उसमें ये सारी चीजें पकड़ ली जाती हैं। ये टेस्ट उत्तर प्रदेश में फिलहाल में बहुत ही कम अस्पतालों में मौजूद है। सरकारी अस्पतालों का अगर नाम लेंगे तो सिर्फ मेडिकल कॉलेज में और SGPGI में है। तो आप खुद अंदाजा लगा लीजिए, और एम्स जहां जहां बने हैं वहां पर है। जी, आप डॉक्टर साहब कुछ बोलना चाह रही है शायद। जी बोलिए अरविंदर जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, बोलिए। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं बस वही हाँ ही कह रही थी, आप कंटिन्यू करिए। मुझे लगा आप कुछ ऐड करना नहीं, ठीक है ठीक है, इसके आप कंप्लीट कीजिए। इसके आगे की बात अगर कहूं मैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जब कहा, अभी जुलाई में जब चर्चा हुई थी इन सब बातों की, अभी 4 दिन, 1 हफ्ते 10 दिन पहले लखनऊ में एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई थी ब्लड डोनेशन को लेके ही। सारे पूरे देश भर के डॉक्टर्स आए थे जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के महारत हासिल किए हुए हैं। उसमें लखनऊ की जो हमारी मेडिकल कॉलेज की HOD हैं ब्लड डिपार्टमेंट की, डॉक्टर तुलिका चंद्रा, वो भी थी। उन्होंने
और मेडिकल कॉलेज ही इकलौती ऐसी जगह उत्तर प्रदेश में जहां ब्लड इराडिकेटर मशीन भी है। आप समझिए, ब्लड इराडिकेटर मशीन लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जो आप किसी भी तरीके का खून हो उसको क्लियर करने की क्षमता रखती है, चाहे वो किसी भी एंटीजन या किसी भी वायरस से प्रभावित हो। तो ये सब टेक्नोलॉजी है जो सरकार को, उत्तर प्रदेश सरकार को खासतौर पे लागू कर देनी चाहिए कि ज्यादातर प्रदेश के हर डिस्ट्रिक्ट में एक अस्पताल में ये टेस्ट होना जरूरी है। थैलेसीमिया की जो बच्चों की बात अगर कर रहे हैं हम, तो ये तो बड़ी गंभीर समस्या है कि 14 बच्चों को इस तरह से प्रभावित माना गया, या तो HIV से या हेपेटाइटिस बी से। ये तो नागवार है, इसके लिए तो सजा होनी चाहिए। हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री है, उप मुख्यमंत्री डॉक्टर ब्रजेश पाठक जी, उन्होंने भी कहा है कि हम जांच के बाद सख्त कार्रवाई करेंगे। लेकिन इसकी सख्त कार्रवाई करना और इसका परमानेंट इलाज करना भी जरूरी है। इसके लिए सरकार को उचित तौर पे अस्पतालों में ये सारे टेस्ट कंपलसरी करने चाहिए, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है नैट टेस्ट। उसके बाद इराडिकेटर मशीन लगा देनी चाहिए। स्वास्थ्य विभाग के पास करोड़ों अरबों का बजट है भाई, ये तो जरूरी है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिकॉज हमारी सरकारी अस्पतालों में ये वाली टेक्निक्स अवेलेबल है, कितना अवेलेबल है ये बहुत ही ज्यादा डाउटफुल है। तो और जैसे कि आप बता रहे हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश में सिर्फ एक हॉस्पिटल में ये अवेलेबल है, तो ये सिचुएशन में जब यहाँ के बहुत ज्यादा ट्रांसफ्यूजन्स होती हैं, स्पेशली थैलेसीमिया के बच्चे रेगुलरली ट्रांसफ्यूजन जिनको मिलता हो, तो उसमें कॉस्ट कितना बढ़ जाएगा बच्चों के लिए और कितना माँ बाप अफोर्ड कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इस सब का भी एक मतलब वो देखना पड़ेगा। राहुल, आपसे ये सब डॉक्टर को जिम्मेदार कहला देने से राहुल, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि क्या इस पूरे प्रकरण को लेकर मामला दर्ज हुआ है? अगर मामला दर्ज हुआ है तो पुलिस का क्या कुछ कहना है, कुछ जानकारी है? देखिए, ये पूरे प्रकरण की अगर हम सौरभ जी बात करें तो कहीं भी इस मामले को दर्ज नहीं किया गया है। हाँ, विभाग की जांच शुरू कर दी गई है। जैसा कि मैंने बताया कि आज नाको की टीम भी पहुंची थी, उसने जो हैलट का ब्लड बैंक है वहां पे कई सैंपल भी जुटाए हैं, जांच शुरू हो गई है। हालांकि विभागीय जांच लखनऊ स्तर पर शुरू कर दी गई है। और जो डॉक्टर थे, जिस डॉक्टर ने इसका खुलासा किया था, अनुराग आर्या, उनसे जब इंडिया न्यूज ने संपर्क साधने की कोशिश करी तो उन्होंने साफ कैमरे से आने से मना कर दिया। और फिर इंडिया न्यूज की टीम पूरी मेडिकल कॉलेज के जो प्राचार्य हैं संजय काला, उनके पास पहुंची थी, लेकिन प्राचार्य महोदय छुट्टी पे थे। कहीं ना कहीं उनकी व्यक्तिगत समस्या थी, परिवार की, इसलिए वो छुट्टी पे थे। लेकिन उन्होंने साफ तौर पे हमसे कहा कि जो मैंने कल बयान दिया था वही बयान रहेगा, और जिस तरीके से जो मीडिया में बातें लीक हुई उसका पूरी तरीके से उन्होंने खंडन किया। उन्होंने कहा कि 8 से 10 साल पुराना ये पूरा मामला है, इस तरीके से इसको उजागर किया गया। तो जिस डॉक्टर ने उजागर किया है, कहीं ना कहीं उस पर विभागीय जांच चल रही है, और हो सकता है कि जिस तरीके से इंडिया न्यूज ने इस मामले को चले, ठीक है। अरविंदर जी, आपसे फाइनल कमेंट मैं ये लेना चाहता हूं कि आखिरकार अब आगे का क्या प्रोसीजर होगा? जैसे कि अब बच्चे संक्रमित हो गए, उनका ट्रीटमेंट चलेगा। अब अगर इनके परिजन शिकायत करें तो मेडिकल विभाग में कहां जाके करे जो त्वरित कार्रवाई हो? ब्रजेश पाठक मत बोल दीजिएगा। बेसिकली ये काफी गंभीरजनक सिचुएशन। चलिए, ठीक है। के विश्वनाथ जी, राव जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। निकिता सरीन मेरी सहयोगी लखनऊ से जुड़ी। निकिता, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। राहुल, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर अरविंदर गांधी जी हमारे साथ जुड़ी। डॉक्टर साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन सवाल, यक्ष प्रश्न कि आखिरकार उन बच्चों का क्या होगा? क्या डॉक्टर बिना जांच पड़ताल किए ही खून चढ़ा देते हैं?
क्या अस्पताल में जाओ तो कलयुग के भगवान कहे जाने वाले। अभी एक और तस्वीर आई थी 2 दिन पहले, किस तरीके से पीटा गया वो भी आपने देखा। दूसरी लापरवाही आज आप देख रहे हैं कि 14 बच्चे जो है वो जिंदगी और मौत के बीच जिंदगी और मौत के बीच में जंग लड़ रहे हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिरकार डॉक्टरों को होता क्या जा रहा है? क्या बहुत ज्यादा वर्कलोड हो गया है या बहुत ज्यादा पैसा कमाने की भूख हो गई है? सवाल क्या है? सवाल कई हैं, लेकिन अभी जवाब बाकी है। लेकिन डॉक्टर को इस बात को सुनिश्चित कर लेना चाहिए, जो काम वो कर रहे हैं उसकी वजह से किसी की जिंदगी बचती है और किसी की जिंदगी खत्म हो जाती है। यूं ही किसी की जिंदगी खत्म कर देने का अधिकार किसी के पास नहीं। बहरहाल अब देखना होगा कि इस पूरे प्रकरण को लेकर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, स्वास्थ्य मंत्री बनाकर रखते हैं, अब क्या कुछ कार्रवाई करते हैं। मौत का इंजेक्शन बांटने वाले इस खास पेशकश में मेरे साथ फैला लेते हैं। नमस्कार।